नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग जी में। दोस्तों, आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी के लिए साइंस के जो भी सवाल आते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला यहाँ पर शुरू की जा रही है और ये वन लाइनर्स की श्रृंखला है जिसमें आज का हमारा पार्ट 1 है। वो महत्वपूर्ण सवाल इसमें आपको मिलेंगे जो आगामी जितने भी आरआरबी के एग्जाम्स हैं, एसएससी के एग्जाम्स हैं, उन सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो जरूर देखें लास्ट तक वीडियो, क्योंकि एक एक सवाल इसमें महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल की बात करते हैं। पहला सवाल है, किसी तेल वाली फर्श पर चलना मुश्किल क्यों होता है? मान लीजिए कोई फर्श है, कोई भी ग्राउंड है, उस पर यदि तेल फैला हो या कोई भी चिकना पदार्थ फैला होता है तो उस पर हम चल नहीं पाते, फिसलते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे का जो कारण है वो है फ्रिक्शन या घर्षण। तेल फैल जाने से घर्षण बल बहुत कम हो जाता है। इसी वजह से जो भी पर्याप्त घर्षण मिलना चाहिए चलने के लिए वो हमको नहीं मिल पाता है और चलना मुश्किल होता है। ठीक है, तो घर्षण बल की कमी हो जाने के कारण एक किसी भी तैलीय फर्श पर चलना मुश्किल होता है। नेक्स्ट सवाल है कि वाहनों के टायरों को ट्रीट क्यों करते हैं? ट्रीट मतलब जो उसमें खांचे बने होते हैं, जो एक डिजाइन बना होता है। जब भी आप टायर देखेंगे तो टायर का जो आउटर सरफेस होता है तो उनमें विभिन्न प्रकार की ऐसे ऐसे जिगजैग करके बहुत सारी डिजाइनें बनी होती हैं। खांचों के रूप में उसको क्यों बनाया जाता है? तो इसका कारण है कि जो टायर है वो पर्याप्त घर्षण सड़क के साथ प्राप्त कर सके और वो आगे बढ़ सके। इसी वजह से उनको ट्रीट किया जाता है। कई बार ये सवाल घुमाकर पूछा जाता है कि वाहनों के टायरों को ट्रीट करते हैं, तो ट्रीट क्या है, ये भी एक सवाल रहता है। ट्रीट करने का कारण क्या है? तो पर्याप्त घर्षण मिल सके, इस वजह से हम उसको ट्रीट करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनों में घर्षण को कम कैसे किया जा सकता है? देखिए, घर्षण जितना महत्वपूर्ण है हमको जितने भी हमारे दैनिक के क्रियाकलाप है, चलना हो, यहाँ से वहां जाना हो या फिर उन सब के लिए, लेकिन जब मशीनों में घर्षण बढ़ जाता है तो वो एक डिमेरिट हो जाती है। तो मशीनों के घर्षण को बढ़ जाने से क्या होगा कि जो पार्ट्स हैं वो जल्दी घिसेंगे, खराब हो जाएंगे। उनको कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो लुब्रिकेंट होता है, स्नेहक, उसका उपयोग करते हैं। तो जो हमने पहला सवाल पढ़ा था कि तेल वाली फर्श पे क्या होता है, चलना मुश्किल होता है, घर्षण कम हो जाता है। तो वही जो अलग अलग ग्रेड के तेल होते हैं उनका मशीनों पे उपयोग करते हैं, जिससे जो घर्षण है वो कम होता है, पार्ट्स कम घिसते हैं। ठीक है, तो स्नेहक हिंदी में बोलते हैं, लुब्रिकेंट इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो हम लुब्रिकेशन का उपयोग करके, लुब्रिकेंट्स का उपयोग करके फ्रिक्शन को कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थों द्वारा उत्सर्जित घर्षण क्या कहलाता है? जो तरल पदार्थ होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, उनके द्वारा जो घर्षण बल उत्सर्जित होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ड्रैग। ड्रैग क्या है, कई बार पूछा जाता है। तो ड्रैग तरल पदार्थों द्वारा उत्सर्जित घर्षण है। अगला सवाल है, स्थैतिक घर्षण का निर्देशांक क्या होता है? महत्वपूर्ण है, स्थैतिक घर्षण का निर्देशांक क्या होता है? तो घर्षण कोण के स्पर्श कोण के बराबर इसका निर्देशांक होता है। और दोस्तों, इसके डिटेल्ड वीडियोस आपको पहले प्रोवाइड किए जा चुके हैं। अगर आपने मिस किए हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर यहाँ आई की जो बटन है उस पर क्लिक करके भी आप वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए डेडिकेटेड और डिटेल्ड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अगर आप वो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है, माचिस की तीली को रगड़ने से आग क्यों लग जाती है? तो क्या होता है कि माचिस और माचिस की तीली के बीच में जो घर्षण होता है, घर्षण के कारण जो आग है वो लगती है। कई बार जंगलों में आग लग जाती है। आपने सुना होगा कि किसी विशेष जंगल में आग लग गई, या गर्मियों के दिन में ये चीजें ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं, जो टहनियां होती हैं, जो घने जंगल होते हैं, उनमें आपस के घर्षण के कारण जब तेज हवाएं चलती हैं तो सूखी लकड़ियां जब घर्षण करती हैं तो आग लगती है। यही सिद्धांत माचिस और तीली में भी लागू होता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव व जहाज किसी को भी अगर हम लेते हैं तो उनका जो आगे का भाग होता है वो नुकीला होता है, कुछ इस प्रकार से ऐसे उठा होता है। मान लीजिए एक नाव है या जहाज है, तो उसको अगर हम देखेंगे तो उसका जो सरफेस है वो कुछ इस प्रकार से, इस पर अगर देखें तो ये समतल है, तो यहाँ से कुछ एंगल में उठा होता है या नुकीला बना होता है। तो क्यों बना होता है? तो इसका कारण है तरल घर्षण को कम करने के लिए, जो ड्रैग है उसको कम करने के लिए। तरल घर्षण क्या होता है, जिसको अभी हमने पढ़ा, ड्रैग होता है, ड्रैग कहते हैं उसको।
तो ड्रैग को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल है विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विटामिन की खोज जो की गई वो फंक के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है विटामिन क्या होते हैं? जो विटामिन है जिनको फंक ने खोजा वो एक्चुअल में है क्या? तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की, तो आता है किसको अन्य नाम सहायक आहार कारक के रूप में जाना जाता है? तो जो विटामिन होते हैं उनको हम सहायक आहार कारक के रूप में जानते हैं, जो कि मानव शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगला सवाल है विटामिन B5 क्या कहलाता है? विटामिन B5 को हम अगर इसको हम देखिए बी और सी ये दोनों घुलनशील होते हैं। एक सवाल यहां से भी बनता है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें नाम की, रासायनिक नाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है वो पैंटोथेनिक एसिड होता है, ये आप याद रखेंगे। हालांकि हमने विटामिन और उनके नाम और क्या क्या उनकी उपयोगिता है उसके लिए भी आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दिया था। हम फिर से रिवाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें एडिशनल डिटेल भी शामिल होगी। तो पैंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में जो फिक्सर होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो फिक्सर में सोडियम थियोसल्फेट को यूज करते हैं। फिक्सर के रूप में हम सोडियम थियोसल्फेट को यूज करते हैं। अगला सवाल है शेविंग के लिए जो दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण प्रयोग में लाया जाता है वो कौन सा होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण अवतल दर्पण प्रयुक्त करते हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है, जो सामान्य चीजें होती हैं वो बड़ी दिखती हैं, तो इस वजह से आसानी रहती है दाढ़ी बनाने में या अन्य जो काम है उनको करने में। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति को निकट का नहीं दिखता, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है व्यक्ति को दूर का नहीं दिखता, जो है वो नहीं दिखता। दोनों में इक्वली अपोजिट रहता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल दर्पण लेंस का प्रयोग करते हैं, और जो निकट दृष्टि दोष है उसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यह आप याद रखेंगे। अगला सवाल है किसमें नीला लिटमस लाल रंग में बदल जाता है? तो अम्ल और क्षार ये दो चीजें होती हैं जो लिटमस पेपर के कलर को चेंज करती हैं। हम हाई स्कूल इंटर में इसको पढ़ते रहे हैं। तो नीला लिटमस लाल रंग में बदलता है जब वह अम्ल के साथ क्रिया करता है, और लाल लिटमस वो नीले रंग में बदलता है जब वह क्षार के साथ क्रिया करता है। तो अम्ल में नीला लिटमस पेपर लाल रंग में बदलता है, और क्षार में लाल लिटमस नीले रंग में बदल जाता है। अगला सवाल है मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच होता है वो हल्का सा जो है क्षारीय रहता है, जो 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। अगला सवाल है आई वाश के लिए, आंखों की वाश के लिए कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है? तो आई वाश के लिए हम बोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल है पीतल का रंग फीका होने का कारण क्या होता है? पीतल क्या होती है, अगर खुली हवा में रहे तो धीरे धीरे फीकी होती है। तो इसके पीछे का कारण है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ इसकी अभिक्रिया। अगला सवाल है दृश्य प्रकाश, ये दर्श लिखा हुआ है, ये टाइपिंग एरर है। दृश्य प्रकाश पढ़ेंगे आप। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो इसका रेंज है वो कितनी होती है? तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य रेंज जो है वो 390 से लेकर के 780 nm के मध्य में होती है। अगला सवाल है सभी एसिड के लिए कॉमन तत्व कौन सा है? सभी एसिड में जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा तत्व है? चाहे कोई भी एसिड हो उसमें हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, ये कॉमन तत्व है। नेक्स्ट है सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सेब में मालिक एसिड पाया जाता है। अगला सवाल ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है वायुमंडल में या धरती पर? तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद जो है वो सिलिकॉन पाया जाता है, इसके बाद एल्यूमिनियम, फिर लोहा, और ऐसे ऐसे उनकी जो संख्या है, जो परसेंटेज है वो कम होता जाता है। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा ये चार टॉप के हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट को हम प्रायः प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है बादल वायुमंडल में कैसे तैर पाते हैं, या बादलों का वायुमंडल में तैरना कैसे संभव है? क्योंकि उनका घनत्व तो बहुत ही कम होता है, इसी वजह से जो बादल है वो वायुमंडल में आसानी से
तैरते रहते हैं। सो दोस्तों, ये पार्ट 1 था जिसमें हमने महत्वपूर्ण वन लाइनर्स को समझा, डिटेल में समझा। नेक्स्ट वीडियो हमारा पार्ट 2, आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड किया जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी का समस्त क्रैश कोर्स आपको लर्न इजी में आपको डिटेल रूप में मिलता रहा है और मिलता रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें जिससे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है और हमें नए वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिससे अधिक से अधिक दोस्त आपके इसका लाभ उठा सके और अपने मार्क्स को और ज्यादा इंक्रीज कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड टाइम।